द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप सभी हमारे साथ मिलकर जो यूपी सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उस श्रृंखला का ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग हमारे साथ करने वाले हैं और हमेशा की तरह इसमें भी 150 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और आप सभी उत्तर को हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में भी देते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाषा के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हिंदी के 20 प्रश्न हैं, इंग्लिश के 10 प्रश्न हैं और संस्कृत के 10 प्रश्न साथ साथ कवर करने के बाद सभी टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास करिए। यहाँ पे किस शब्द में उर्दू का विसर्ग नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें उर्दू का विसर्ग नहीं है, ये बताना है। तो चलिए बताइए फटाफट आंसर कौन सा हो जाएगा। बदकिस्मत है, लाचार है, अवरोध है और हरदम है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन की बात करते हैं तो बदकिस्मत, लाचार और हरदम जो ये है ये उर्दू शब्द का विसर्ग है बना, मतलब इसमें उर्दू का विसर्ग है। बट यहाँ पे अवरोध जो शब्द लिखा गया है इसमें संस्कृत का अवरोध है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करिए। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए बात किया गया है दो या दो से अधिक क्रियाओं की, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर दो से अधिक क्रियाएं होंगी और पूर्ण क्रिया को बनाएंगी तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया कहलाएगी, वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि किस वाक्य में जो निश्चय परिमाणवाचक विशेषण है उसमें किसमिस दिया हुआ है? सेंटेंस पढ़िए। 1 एकड़ ज़मीन में धान की फसल खड़ी है, कुछ आटा और मिलाओ, कोई व्यक्ति आया हुआ है, उस पंखे को साफ करो। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चय परिमाणवाचक का विशेषण। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 1 एकड़ ज़मीन में धान की फसल खड़ी हो, यानी कि 1 ही एकड़ में धान की फसल, यहाँ तो निश्चित परिमाणवाचक है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे कुछ, कोई या उस, ये सब क्या है? अनिश्चय है। तो यहाँ पे निश्चित बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके, तेते पाँव पसार ये जेती लांबी सौर। तो यहाँ पे देखिए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तेते पाँव पसार ये जेती लांबी सौर, तो यहाँ पे कौन सा ये जो है वाक्य का सर्वनाम है ये बताना है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे संबंध है, मतलब कि उतनी ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला संबंध बताया जा रहा है, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, किस शब्द में संधि नहीं संयोग हुआ है? किस शब्द में संधि का संयोग नहीं हुआ है? 5वें में ऑप्शन नंबर डी प्रतिज्ञा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? प्रतिज्ञा। ऑप्शन डी सही होने के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देखिए, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? यानी कि सभी 3 समान हैं, मतलब मेल खाते हैं लेकिन एक नहीं खाता है। जो विलोम शब्द नहीं है जोड़ा वो कौन सा सही होगा? तो छठे का देखिए, सार्थक का निरर्थक होता है। यहाँ पे उपयोगी, सार्थक मतलब भी उपयोगी होती है और उपयोगी तो उपयोगी है ही। तो यहाँ पे जो मेल नहीं है वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और देख लेते हैं, दाता, दाता मतलब देने वाला, और याचक मतलब लेने वाला या मांगने वाला। साथ साथ मनुष्यता का पछता होता है और गहरा का उतला होता है। तो सब बिल्कुल सही है, बट पहला वाला सही नहीं है, ठीक मेल नहीं है। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं, तत्सम का चयन कीजिए। तत्सम मतलब शेर, बबर शेर या फिर व्याघ्र और बाघ। तो यहाँ देखिए अपने आप अगर सही से आप लोग बराबर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ तो आपको क्लियर हो गया होगा। व्याघ्र देखिए यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म आसुमेलित है? आसुमेलित का मतलब मेल नहीं खा रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रसाद, भेंट, प्रसाद। देखिए प्रसाद अलग लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रासाद लिखा हुआ है, इसका मतलब न्यू। तो ये आसुमेलित है, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, ध्यान दीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं?
स्वर की बात किया गया है, ना कि व्यंजन की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला ही संवृत्त स्वर कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। संवृत्त स्वर में क्या होता है, मुंह सबसे कम खुलता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगर इसकी बात करते हैं उदाहरण कौन सा होगा, तो जैसे उदाहरण में संवृत्त स्वर जो होते हैं उनकी संख्या जो है 4 होती है, जैसे ई छोटी वाली और बड़ी वाली ई ऊ। तो इसमें क्या होता है, मुंह बहुत छोटे खुलते हैं। क्लियर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ण में घोष व्यंजन कौन सा नहीं है। 3 घोष हैं, एक नहीं है, उसी को ढूंढना है। तो यहाँ पे या वर्ण घोष नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे या बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्यों की पहचान करना है। 11वीं में अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो बच्चों को चाकू से काटकर गाजर खिलाओ, यहाँ पे ये जो है अशुद्ध है। पहला वाला क्या है, अशुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था बच्चों को चाकू से गाजर काट कर खिलाओ, ना कि चाकू से काट कर गाजर खिलाओ। यहाँ पे ये थोड़ा इधर उधर हो गया था, इसीलिए ये शब्द गलत है। गाजर काट कर खिलाओ होना चाहिए यहाँ पे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें अगला प्रश्न आपका मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखना है। जैसे हाथ मलना का सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का। ताली बजाना, हाथ धोना, पश्चाताप करना, या फिर हाथ मिलाना। बहुत अच्छे, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या होगा, हाथ मिलाना, माफ़ कीजिए, हाथ मिलाने का पश्चाताप करना। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत अच्छे। चलिए इसको हम लोग सीरियल क्रम में बैठा लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है पहले क्वेश्चन से और छठे तक हमको चलना है, साथ साथ नीचे आंसर भी देख लेते हैं। तो ये पहला लाइन है आपका, सर्वोपरि बुराई यह है कि। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि सर्वोपरि बुराई यह है कि, उसके बाद फिर यहाँ पे आज समाज में किसी के आचरण के अनुचित एवं निरर्थक पक्ष को उद्घाटित करके। यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे था ही, ये दूसरा हो जाएगा, और साथ साथ ये जो है ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद उसमें रस लिया जाता है एवं, ये तीसरा चौथा हो जाएगा। और पांचवा जो हो जाएगा वो कौन सा है, रा वाला है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। छठे के साथ मिलान कर लेंगे तो बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले के बाद दूसरा वा ला या रा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया कौन सी व्यंजन संधि है। कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण है। विद्या प्लस आलय, नमः प्लस कार, वाक प्लस ईश, महा प्लस इंद्र। यहाँ पे सी वाक प्लस ईश वागीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाकी सभी जो है, जैसे ये जो है विसर्ग है, ये जो है स्वर्ग है, और साथ साथ ये भी स्वर है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। जिसके सर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द बताना है, उसको चंद्रशेखर कहेंगे। क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन। और ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहिए, फटाफट आंसर को कमेंट बॉक्स में करते रहिए, और आप लोग अपनी सुपर टेट में एक सीट पक्की बिल्कुल हमारे साथ कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वार्थ सुकृत नाश्रम वृथा देख विहग विचारी, बाज पराए पानी परी तू पच्छीनु नमारी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, इसमें ये बताना है। पंक्ति लिखी हुई है यहाँ पे, और इसमें अलंकार आपका बताना है आपको। 16 नंबर में आपको अलंकार बताइए कौन सा होगा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही, यहाँ पे अन्योक्त अलंकार, यहाँ पे अन्योक्त अलंकार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न में आपको छंद बताना है, कौन सा छंद होगा। यहाँ पे देखिए, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें छंद कौन सा होगा ये बताइए। छंद में आप लोग तो मात्राओं को लगाना जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक मात्रा भी लगा लीजिए और देखिए कौन सा छंद इसका उदाहरण होगा।
तो यहाँ पे उल्लाला का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे 15-15 का मात्राओं का जोड़ा जो होता है वो उल्लाला का उदाहरण, माफ कीजिए 15 का नहीं, 15-15 का नहीं होता है, यहाँ पे 15 और 13 का ये जोड़ा बनता है। ठीक, और दोनों मिलाकर 28 मात्रा इसमें लगती हैं। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है 18 से 20 प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग, जो कि गद्यांश से लिया गया है। यहाँ से कवि श्रेष्ठ वे सौंदर्य का मर्मज्ञ हैं, यहाँ से स्टार्ट करते चलना है और नीचे पढ़ते चलना है। चलिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। ये दूसरा पेज है। और एक बात और, जहाँ पे ये अंडरलाइन किया गया है इसको जरूर देख लीजिएगा। हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है, ये तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसी के साथ। ये देखिए अगला पेज है, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी आपका साथ साथ स्क्रीन पर है। इसमें देखिए अनुच्छेद में जो रेखांकित पंक्ति में लेखक का अभिप्राय है वो क्या है। तो देखिए अभी मैंने पहले ही बताया कि जो रेखांकित है उसको बिल्कुल पढ़ना है। तो यहाँ पे इसका अभिप्राय पूछा गया है। तो इसका अभिप्राय जो है यहाँ पे सत, रज और तम, ये देखिए सतगुण, रजगुण और तमोगुण, सतगुण, रजगुण, तमोगुण जो भी है, तीनों गुणों का यहाँ पे वास जो है वो हृदय में ही होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, यही वहाँ पे पंक्ति में जो अंडरलाइन किया गया था उसका जो है अभिप्राय होगा। साथ साथ इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का जो आस्वादन इसलिए कर पाता है, क्यों कर पाता है, क्योंकि वह प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी बी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यानी अक्ति गद्यांश का है ये। इसमें लिखा गया है कि उत्वेदता और कवि में मुख्य अंतर यह है कि उत्वेदता जो है वो क्या है। तो उत्वेदता चिंतन को अधिक महत्व देता है, कवि भावना को देता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे उत्वेदता जो होता है वो चिंतन को सबसे अधिक महत्व देता है। साथ साथ वहीं कवि की बात करते हैं तो कवि किसको देता है, भावना को देता है। यही दोनों में अंतर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका इंग्लिश का है। और इसमें पहला क्वेश्चन आपको एरर देखने के लिए मिलेगा, एरर ढूंढना है। और एक बात, इसमें केवल हम ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग इसको मिलान करते चलिएगा हमारे साथ। कितने प्रश्न 10 प्रश्नों में आपके कितने सही होते हैं ये भी देखते रहिएगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दे हैव प्लेड ए गेम लास्ट वीक, उसके बाद फिर नो एरर है। 21 नंबर में ऑप्शन कौन सा सही है, तो 21 नंबर में पहले में ही एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले में एरर हो जाएगा। हैव का प्रयोग इसमें क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट वीक के प्रयोग से स्पष्ट है कि सिंपल पास्ट टेंस का है, इसलिए ये जो है हैव का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे जो हैव लिखा है ये हैव नहीं लगेगा, ये गलत कर दिया है, यानी कि पहले में ही एरर है। यहाँ पे होगा दे प्लेड ए गेम लास्ट वीक, यानी कि तीसरे रूप का प्रयोग हो गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका बन जाएगा, यानी 22 नंबर की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर में काउंटेबल नाउन के लिए जो विकल्प है वो केवल मेनी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दे हैव लास्ट मेनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन नंबर आपका, आवेरी का अर्थ होता है पक्षियों का बड़ा पिंजरा। तो यहाँ पे आपको पैलेस ऑफ कीपिंग बर्ड, यानी कि जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको अवेरी कहा जाता है। यानी कि पहला क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 24 नंबर की प्रश्न की बात करते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न में ऑब्वियस का अस्पष्ट अर्थ होता है कि वैग्यू का अर्थ है अस्पष्ट। यानी कि देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे इसका अर्थ जो होता है माफ़ कीजिए, यहाँ पे इसका अर्थ होता है अस्पष्ट। और वहीं पे बात करते हैं वैग्यू का, तो इसका अर्थ होता है अस्पष्ट। और यहाँ पे अपोजिट आपको बताना था, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट कौन से, तो इसका अपोजिट ये है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पे अंडरलाइन जो किया गया है इसका इडियम फ्रेज बताना है, यानी बर्न हिज फिंगर्स। तो बर्न हिज फिंगर
यहाँ पंट लिखा गया है, इसका अर्थ जो होता है स्वयं को मुसीबत में फंसा लेना, यानी खुद को परेशानी में डाल लेना, यही इसका मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 26 प्रश्न नंबर आ गया है, अंडरलाइन को ध्यान देना है। यू विल फॉल, यानी 26 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही है वो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यू शुड फॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, यानी करेक्ट स्पेलिंग के शब्दों को चूज करना है। पहला ही करेक्ट है, क्योंकि बिल्कुल यानी पहला सही है, बाकी सभी गलत है। और इसी के साथ नेक्स्ट 28 से 30 प्रश्नों को यहाँ पे पैसेज से पढ़ना है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी, और उसके बाद एलन बी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यहाँ से पढ़ते स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले पेज पे, ये नेक्स्ट पेज है और इसके बाद क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया साथ साथ, इसको पढ़िए और बताइए। द कंट्री विल लीप फॉरवर्ड, यानी 28 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ 29 नंबर पे चलते हैं। तो 29 नंबर में आपको यहाँ पे ये शब्द जो लिखा गया है इसका अपोजिट शब्द ढूंढना है। कंपलसरी, कंपलसरी मतलब होता है अनिवार्य, और इसका अनिवार्य से जो बनेगा अनिवार्य, यानी कि जो अनिवार्य नहीं है उसके लिए जो शब्द बनाएंगे वो ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल मतलब आप करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर में आपका जो है कौन सा क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ऑल है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट संस्कृत के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। संस्कृत के प्रश्नों को केवल ऑप्शन का जिक्र करेंगे। आप लोग हमारे साथ 10 प्रश्न हैं, इसमें 10 के आंसर को मिलान करते चलिएगा, कितने आंसर आपके सही होते हैं। व्याकरण शास्त्र में प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, यानी कि प्रत्याहारों की, यानी व्याकरण में प्रत्याहार कितने होते हैं, प्रत्याहार सूत्र कितने होते हैं ये बताना है। बहुत अच्छे, तो 14 होते हैं, सभी को मालूम है। ये प्रश्न है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, शीतोष्णम शब्द में समास बताइए। 32 में शीतोष्णम शब्द में समास, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत अच्छे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 33 नंबर का, ब्राह्मण। देखिए यहाँ पे ब्राह्मण शब्द का सप्तमी एक वचन रूप कौन सा होगा, तो यहाँ पे ब्राह्मण ही हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के रूप, देखिए यहाँ पे कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता में कौन सी विभक्ति है ये बताइए। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे तृतीय जो है विभक्ति का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट, ते वस्त्राण धारंती यदि काम में, इस शब्द में जो कर्मवाच्य रूप होगा वो कौन सा होगा, इसको बदलेंगे कर्मवाच्य रूप में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो कौन सा है, तो सी है, तय वस्त्राणिम धारयन्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पे सोढ़वा, सोढ़वा शब्द में प्राकृतिक प्रत्यय जो है वो कौन सा है 36 नंबर में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है, सह प्लस कोत्ता जो है कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। साथ साथ नेक्स्ट है कि स्वर्ण में पर्यायवाची कौन सा नहीं है, स्वर्ण में कौन सा पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। स्वर्ण मतलब होता है कनक भी कह सकते हैं, सोना होगा तो वो भी होगा, नग भी सही है। एक मिनट, हाँ ठीक, तो यहाँ पे नग नहीं है, क्योंकि नग जो होता है ये मणि का पर्यायवाची होता है। बाकी कंचन, हेम और कंचन है, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा है सही, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। माफ़ कीजिए, नग मैंने जो है आप लोग को मणि का बताया, तो मणि जो होता है वो पहाड़, मतलब मणि का नहीं है, पहाड़ का है। ठीक, यहाँ पे किसका है, नग पहाड़ का है, ना रखिएगा, पहाड़। चलिए, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मनस शब्द में लिंग बताइए, इसमें कौन सा लिंग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सी स्त्री लिंग का प्रयोग हुआ है मनस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 39 और 40 नंबर का प्रश्न जो है ये आपका गद्यांश है संस्कृत का, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद आंसर बनाएंगे। चलिए, यहाँ से पढ़ना है, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा।
ठीक, पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आपके यानी 39 नंबर का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट 40 नंबर के प्रश्नों पे चलते हैं। तो 40 नंबर के प्रश्न में पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, गंगा यमुनयोः संगमे। ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। 40 नंबर के बाद यहाँ पे 41 नंबर जो स्टार्ट होता है, ये आपका विज्ञान का पोर्शन से स्टार्ट है। इसमें भी 10 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे डीएनए का विस्तृत रूप बताना है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? बताइए फटाफट। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो डीएनए का पूरा नाम है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जीवाणुओं में दही बनने में मदद मिलती है? किस जीवाणुओं से दही बनने में मदद मिलती है? यानी दूध से दही जो बनते हैं वो कौन से कीटाणु होते हैं या कौन से जीवाणु होते हैं? 42 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर लैक्टोबैसिलस है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? एड्स जो होता है वो किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो वो विषाणु से होता है, जिसको वायरस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है पौधों का आहार खाना जो है वो क्या होता है? पत्तियां होती हैं, बीज होते हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे पत्तियां जो होती हैं यही पौधों का आहार का कारखाना कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि पत्तियों से ही वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है कि गेहूं, गन्ना और सरसों किसका उदाहरण है? गेहूं, गन्ना, सरसों किसका उदाहरण है? तो ये एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है, जो अभी अम्लीय होते हैं वो 7 से कम ही होती हैं, सभी को मालूम है। तो 7 से कम ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है पहला ही सही हो जाएगा। क्षारीय वहीं पे बात करते हैं तो क्षारीय जो होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं और जो उदासीन होते हैं वो केवल 7 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा? तो कीटोन की संख्या पे व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है जो है वो बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्यों? यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछने का थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है पूछा जा सकता है कि इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है कि बर्फ़ पानी पर तैरता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है यहाँ पे सीधा साधारण सा कारण है और ये सभी आप लोग को मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो जान लीजिए आज। इसका कारण यह है कि बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो पानी की अपेक्षा कम होता है, यानी कि बर्फ़ का घनत्व कम होता है, पानी की घनत्व जो है अधिक होता है, इसलिए बर्फ़ ऊपर पानी पर तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर एक मिनट ये नहीं है। बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होती है। देखिए मैं बता रहा हूँ इसको और पढ़ रहा हूँ इसको। बर्फ़ का घनत्व क्या होता है? पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ पे देखिए अधिक हुआ लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है, यानी कि बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा सही है? बी बिल्कुल सही है। और साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु क्या है? तड़ित चालक का तात्पर्य है जैसे बड़े बड़े मकान जो बनाए जाते हैं उनको जो है उसके लिए जो आकाशीय बिजली गिरती है उसके लिए ऊपर ले जाकर के कुछ तारों को छोड़ दिया जाता है, उसी के माध्यम से जो बिजली गिरती है वो धीरे धीरे उसी के माध्यम से ज़मीन में चली जाती है, तो वो इसी को तड़ित चालक कहा जाता है। तो वो किसकी बनाई जाती है ये बताना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल लोहा और तांबे के मिश्रण की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है ऐसी जड़ें, ध्यान दीजिए, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से विकसित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है स्थानिक जड़ें कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका जो स्टार्ट होता है वो गणित के पोर्शन का है। इसके 20 प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि एच के सर के द्वारा जो है पढ़ाया जा रहा है, उसको वहाँ पे जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये आपका
पर्यावरण, सामान्य ज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन और साथ साथ सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर के 40 प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, बजट 2018-19 में सरकार द्वारा कौन सी स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। यहाँ पे देखिए 18-19 में बताया गया है, तो इसके द्वारा जो स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है वो कौन सी है। 71 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि आयुष्मान भारत योजना के को है इसको शुरू की गई है स्वास्थ्य योजना के तहत। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल, इसमें क्या होगा कि जो है जो लाभार्थी होंगे उनको 5 लाख रुपए तक जो है उनको कहीं भी प्राइवेट चाहे सरकारी हो इलाज कराने की छूट दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के तहत अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं तो ये 2005 का है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये 2005 में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार का तात्पर्य होता है कि कोई भी नागरिक सरकार से कामकाज संबंधी कार्यों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, ब्लैक पैगोडा भारत के किस राज्य में स्थित है। ब्लैक पैगोडा है क्या, तो ब्लैक पैगोडा जो है एक मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको जो है गंगवंश नामक शासक जो थे नरसिंह देव प्रथम जिसका नाम था, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। और इसको शुद्ध भाषा में अगर बात कहें तो इसको कोणार्क सूर्य मंदिर का नाम दिया गया है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न, इसमें है हरित सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। हरित सूचकांक जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ये बताइए। चलिए फटाफट आंसर बताइए, बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा आपका वो कौन सा सही है। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया जो है जारी किया जाता है हरित सूचकांक को, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, चंद्रकांता एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। यानी चंद्रकांता के लेखक कौन हैं, तो इसके देवकी नंदन खत्री हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। बचपन में आप लोग देखते होंगे चंद्रकांता आता था, ठीक, तो यहाँ पे उसके लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री हैं। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न की यक्षगान की बात करते हैं तो यक्षगान जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है। कौन सा राज्य है, तो ये राज्य का नाम है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इजी प्रश्न है इसलिए थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में फटाफट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन के जो है नंबर को लिखिए। जैसे 77 नंबर का क्वेश्चन है, 77 नंबर के बाद ABCD जो भी हो ऐसे फट से लिख दीजिए, कोई आंसर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, और कमेंट बॉक्स बड़ी देर से थोड़ा चल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए बताइए इसका कौन सा सही होगा। यहाँ पे अभी तक भारतीय रुपयों का कितनी बार अवमूल्यन जो है हुआ है, अवमूल्यन कितनी बार हुआ है। 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार। अवमूल्यन का तात्पर्य होता है कि जब रुपये का जो है बदलाव किया जाता है उसी को अवमूल्यन कहा जाता है। अभी जो है कुछ 2-3 साल पहले 2017 में हुआ था नरेंद्र मोदी के तहत, ठीक, उनके द्वारा किया गया था, सभी को मालूम है, ये जल्द में ही किया गया था। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे 3 बार किया जा चुका है। कितनी बार, 3 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रसदी जो 1984 में हुई थी वो कौन सी गैस उसके लिए उत्तरदायी थी। उसके लिए मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर भूमध्य रेखा से सबसे निकट स्थित है। भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित कौन सा शहर है भारत का, ये है तो कटक है, विशाखापट्टनम है, भूमध्य है, मुंबई है, भोपाल है। तो देखिए जो भूमध्य रेखा है ये अगर भारत का नक्शा जो है इस प्रकार से बनाएंगे तो भूमध्य रेखा यहाँ नीचे से जाती है, तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ यानी इस साइड में जो सबसे पड़ेगा वही सबसे हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा जो है शहर आपका पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सा शहर पड़ेगा, चलिए बताइए फटाफट। यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बात करते हैं तो विशाखापट्टनम पड़ेगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास मुंबई पड़ेगी। और कटक की बात करते हैं तो उड़ीसा, यहाँ कटक पड़ेगा। और वहीं भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन विशाखापट्टनम लगभग यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूम लेती है? तो यहाँ पे ये 15 डिग्री देशांतर घूमती है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्लियर, आप लोग को क्लियर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित है? जैसे हल्की श्रेणी का जो हेलीकॉप्टर है उसको ध्रुव कहा जाता है, मानव रहित टोही विमान जो है उसको निशांत कहा जाता है, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान जो है लक्ष्य कहा जाता है, या उपरोक्त सभी सही है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिलान सही है यहाँ पे सभी का, तो इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसमें, थोड़ा तेजी के साथ हम लोग कवर करेंगे इसको। नेक्स्ट है, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। तो ये मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की किसकी सुरक्षा के लिए संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था उसका संबंध ओजोन परत से था, और ये ओजोन की संरक्षण के लिए सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ इसके अगले प्रश्नों की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश की बात करते हैं तो वेटिकन सिटी है, यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। वहीं पे एशिया की बात करते हैं तो एशिया में मालदीव सबसे छोटा है। कौन सा? मालदीव। एशिया महाद्वीप में मालदीव सबसे छोटा है, और आपका विश्व में सबसे छोटा जो है वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग जो है इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जो है नागपुर में स्थित है, इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पर्यावरण के लिए, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए बताइए, कौन सी संस्था है जो शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखती है? तो यहाँ पे सेबी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। 12 जुलाई 1900 जो है 12 जुलाई 1900 सन क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये इस जो है एक मिनट क्या है भाई, इसका डेट नहीं क्लियर है। 12 जुलाई को शायद 1987 है शायद, देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। और इसका मुख्यालय मैंने बता ही दिया कि जो है ये मुंबई में है। यहाँ पे ये शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखती है सेबी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 88 नंबर का प्रश्न है। 88 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये मेजर ध्यानचंद जो थे उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ साथ ऊपर का प्रश्न जो था 88 का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? बात करते हैं अंग्रेजों की, तो इन्होंने जो व्यापार करने के लिए कंपनी का निर्माण किया गया था इनके द्वारा, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका निर्माण जो है सन 1600 में जो है किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी सन 1613 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे उत्तर उसके बाद स्पेस है, गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? इस प्रश्न का सीधा आंसर बताना है। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए, अगर भारत के नक्शे की बात करते हैं तो भारत का नक्शा अगर बनाते हैं तो नक्शा जो भारत का आएगा वो जो है कुछ इस दिशा में भारत का नक्शा अपना जो है आएगा, ठीक, मतलब यहाँ पे लगभग आएगा। तो ये उत्तर में तो है ही,
ये उत्तर में तो है ही, पर साथ साथ किस में है, पूरब दिशा में भी है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 92 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को, इसलिए इसका नाम पंजाब ही पड़ा है। 5 नदियों की भूमि कही जाती है, यहाँ से 5 नदियाँ होकर गुजरती हैं। बात करते हैं नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे नदियाँ जो हैं वो ब्यास नदी है, सतलज नदी है, रावी नदी है, चेनाब तथा झेलम, 5 नदियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार याद भी कर लीजिएगा, कभी कभी हो सकता है पूछा जा सकता है कि 5 नदियों का नाम क्या है। तो ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर देश की सड़कों से संबंधित आधारभूत संरचनाओं हेतु सृजित जो गोल्ड क्वाड्रिलेटरल पर आधारित है, वो कौन सा नहीं है इसमें? चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या फिर कोलकाता? तो यहाँ पे बताइए फटाफट कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे हैदराबाद बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसका जो तात्पर्य है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिखा गया है, इसका स्पष्ट ये है, इसको जब सही से देखेंगे हम लोग स्पष्ट करेंगे तो इसका यही अर्थ होता है कि इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये हैदराबाद से होकर नहीं गुजरती है, बाकी चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, 4 शहर हैं और यही स्वर्णिम चतुर्भुज भी बनाते हैं। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किसकी प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सी बिल्कुल बिहार की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सबसे गरीब जो है अपना बिहार है, उत्तर प्रदेश का। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भूवैज्ञानिक संकटों का एक उदाहरण है? भूवैज्ञानिक संकटों का उदाहरण कौन सा है? ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, हरित सोना कौन सा है? हरित सोना किसे कहते हैं? तो हरित सोना चाय पत्ती को कहते हैं, नहीं चाय को कहते हैं, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अधिनियम है जो काला बिल के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काला बिल के नाम से किस अधिनियम को या किस नियम को जाना जाता था? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, रॉलेट एक्ट जो था, इसी को काला कानून या काला बिल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल में कितने जो हैं कौन कौन शामिल होते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद की बात किया गया है, मंत्रिमंडल के नहीं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल एवं राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रिमंडल तो होता ही, साथ साथ राज्य के मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? संविधान के अनुसार एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में भारत का नाम है। इंग्लिश में जो नाम है उसको इंडिया कहते हैं और भारत में मतलब हिंदी में भारत है, यानी कि इंडिया जो भारत है, यानी कि बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कौन सा सही है? बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इस प्रकार से वहाँ पे जिक्र किया गया है अपने संविधान में, यहाँ लिखा गया है इंडिया जो भारत है। क्लियर। चलिए, इसी के साथ अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? 100 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? चलिए देखते हैं कितने लोगों का जवाब इसके लिए आता है। 100 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर पहला, नंदा देवी बिल्कुल सही ऑप्शन। नंदा देवी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से अपने भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाँ, एक बात और, कमेंट करके आप लोग पूरी तरह से इस पर अपनी राय भी जरूर बताएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए बताइए फटाफट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका कौन सा सही है? सी बिल्कुल सही है। चाइना जो है गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, सबके उत्पादन में, यानी दोनों के उत्पादन में कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्र है? तो ये चाइना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? तो यहाँ पे अजंता की गुफाएं जो हैं ये सबसे प्राचीन हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा।
साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की नया सवेरा योजना किससे संबंधित है। देखिए उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है नया सवेरा योजना, और ये किससे संबंधित है ये बताना है। 103 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 14 वर्ष से जो कम आयु के श्रमिक बच्चे हैं उनकी शिक्षा व तकनीकी ज्ञान से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने यूपी में अब तक कितनी मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी हैं या रह चुकी हैं, तो यहाँ पे बी यानी 2 बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, बहुत अच्छे। सुचिता कृपलानी पहला, दूसरा जो है मायावती जी हैं हमारे सभी को मालूम है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट, यमुना एक्सप्रेस वे किसके बीच है, किन के बीच मतलब किन किन के बीच में है। यमुना एक्सप्रेस की बात किया गया है, तो यहाँ पे भी आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच में ये स्थित है, यानी चलती है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। तो ये तो सभी को मालूम है, सहारनपुर संतरा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, और आम, लखनऊ का जो मलिहाबाद है वो आम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो ये 1950 में अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान करने की संतुष्टि प्रकट की गई थी वो किस कमेटी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे एम.एल. संघवी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं। हाँ एक बात और, यहाँ पे देखिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की बात जो कमेटी कही थी वो एम.एल. संघवी समिति के द्वारा कही गई है। वहीं लेकिन जो ये पंचायती राज को त्रिस्तरीय मतलब पंचायती राज त्रिस्तरीय योजना पर जो समिति थी यानी कमेटी थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी घटती है। देखिए बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी घटती है, क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी क्या होगी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। बहुत सही है, बिल्कुल सही है, वही मैं समझूँ कि मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ये। जब बेरोजगारी नहीं रहेगी तो गरीबी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए गरीबी भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी मुगलों को कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे हुमायूं का मकबरा जो है उसी को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट 10 प्रश्न शिक्षण कौशल का यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। एक रेखा की सहायता से निर्देशांक द्वारा जो ग्राफ पेपर पर अंकित किया गए बिंदु को मिलाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए बताइए फटाफट। तो उसको आलेख कहा जाता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण पद्धति की उपयोगिता के अंतर्गत क्या होती है। तो यहाँ पे जो होता है वो डी उपरोक्त सभी, चाहे वो सफल शिक्षण हो, चाहे सरलता व रोचकता हो या उद्देश्यों की पूर्ति हो, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ाते समय कक्षा में साथ साथ चलना चाहिए। पढ़ाते समय कक्षा में साथ साथ चलना चाहिए, तो किसके साथ साथ चलना चाहिए ये बताइए फटाफट। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे गैर शाब्दिक विचार संचार जो है इसके साथ चलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जो म्यूरिक सिद्धांत की प्रेरणा कौन है, प्रेरणा मतलब प्रवक्ता या प्रेरणा कौन है। जेबी से, मार्शल, कौटिल्य, सुकरात।
तो यहाँ पे सुकरात बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यूरिक सिद्धांत की प्रेरणा सुकरात को माना जाता है और यही है ही, माना जाने की बात ही नहीं है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रभावशाली शिक्षण से क्या तात्पर्य है? प्रभावशाली शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे तात्पर्य जो है बच्चों को दिया गया दंड, देखिए यहाँ पे बच्चों को दिया गया दंड, छात्रों को दिया जाने वाला प्यार, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन, व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। अच्छा, व्यक्तिगत शिक्षा की बात जहाँ ये गलत हो गया, खुली शिक्षा तो ठीक है। चलिए, छात्रों को दिया गया दंड, देखिए दंड जो है एक प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये दोनों सही हो जाएगा। कौन सा? दोनों सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि बी और सी दोनों सही है, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोनों तो सही नहीं होगा, इसलिए कौन सा सही होगा? तो डी बिल्कुल, यानी बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सच्ची शिक्षा बालकों में विभिन्न परिस्थितियों को, घटनाओं में क्रियाओं का सामना करती है। ये कथन किसका है? सच्ची शिक्षा, एक मिनट, सच्ची शिक्षा बालकों में विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं का सामना करती है। यह कथन किसका है? चलिए बताइए फटाफट कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जॉन डेवी का यह कथन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे लिखा गया है कि शोरगुल को नियंत्रित करने हेतु कक्षा में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक अच्छी रहेगी, यानी उपयुक्त होगी? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही, शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यही सबसे उपयुक्त रहेगी। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन सी सामग्री दृश्य है? इसमें देखिए दृश्य श्रव्य, माफ कीजिए, दृश्य श्रव्य का तात्पर्य है कि जिसको देख भी सके और सुन भी सके, वो कौन सी सामग्री है? रेडियो, चार्ट्स, दूरदर्शन या फिर टेप रिकॉर्डर। तो दूरदर्शन जो है ये बिल्कुल सही है, इसको हम लोग देख भी सकते हैं और साथ साथ इसमें म्यूजिक जो होती है इसको सुन भी सकते हैं। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जिसको टीवी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला क्या कहलाती है? परिवार, समाज, विद्यालय या फिर शिक्षक? तो ये जो होती है वो परिवार ही होता है। जो बालक का प्रथम सामाजिकरण की पाठशाला होती है वो परिवार ही होता है। उसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और प्रथम टीचर की बात करते हैं तो प्रथम टीचर जो होती है उसकी माँ होती है। नेक्स्ट प्रश्न 120 का, इसमें पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों का प्रयोग किन स्तरों पर किया जाता है? तो यहाँ पे पाठ्य विकास के स्तर पर की जाती है, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसके साथ नेक्स्ट बाल मनोविज्ञान प्रश्न, यानी कि 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो किस तरह से उपलब्ध कराई जानी चाहिए? यहाँ पे देखिएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात किया गया है यहाँ पे। तो मैं हमेशा आप लोग को बताते आया हूँ और आज भी बता रहा हूँ, चाहे वो विशेष बालक हो, चाहे जिस प्रकार का बालक हो, समावेशी शिक्षा के तहत उसको सभी के साथ में बैठाकर शिक्षा को देना चाहिए। तो यहाँ पे अन्य सामान्य बच्चों के साथ उसको शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ सही हो जाएगा और पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ में जिक्र कर दिया गया है। यहाँ पे विशेष बच्चों के साथ ये बिल्कुल गलत है, और विशेष पद्धति विकसित करके ये भी बिल्कुल, विशेष विद्यालय ये भी गलत है। विशेष जहाँ पर विशेष हो गया वहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन समान बच्चे के, यानी एक साथ सभी बच्चों को, चाहे वो जिस प्रकार के बालक हों, चाहे वो पिछड़े बालक हों, चाहे जो है सामान्य बालक हों, साथ में सभी को शिक्षा देनी चाहिए, और वो भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि एनसीएफ 2005 जो है उसके अनुसार कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए जो मूल्यांकन का तरीका है वो किस प्रकार से होना चाहिए? ऑप्शन आपका स्क्रीन पर है, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित और मौखिक दोनों के आधार पर, या फिर प्रेक्षण के आधार पर? आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे परीक्षण के आधार पर जो है इनका तरीका करना चाहिए मूल्यांकन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। यहाँ पे पूछा गया है कि 6 से 12 वर्ष की
अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। किस में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है? जैसे ऑप्शन के रूप में है धर्म में, मानव शरीर में, या फिर यौवन संबंध में, नेक्स्ट विद्यालय में। अवस्था जो है ये 6 से 10 वर्ष की अवस्था के विषय में बात किया गया है। तो इस अवस्था में जो बालक होता है वो विद्यालय में अपना रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? बाल मनोविज्ञान, तो देखिए बाल मनोविज्ञान जो होता है ये सभी को मालूम है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। तो बाल मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था की जितने भी विशेषताओं का अध्ययन होता है यही आपका बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट इसमें है कि सीखने की तत्परता किस ओर इंगित करती है? चलिए आंसर बताइए फटाफट। सीखने की जो तत्परता है वो किस ओर इंगित करती है? और सीखने की तत्परता की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार ये तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और ये सब इन्हीं के अंतर्गत आने वाली संकेत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चलिए बताइए फटाफट 125 में। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सीखने के जो सातत्य में विद्यार्थियों में वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर होता है यही सीखने की तत्परता की ओर इंगित करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है, ये जो है किस बात का संकेत है ये आपको बताना है। जैसे बच्चे की अनुशासित करने की ज़रूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या फिर बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब बच्चा किसी कार्य के तहत ऊबने लगे तो जान लीजिए कि वो संभवतः कार्य बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए वो ऊबने लग रहा है, मतलब ऊबने जो है ऊबने शुरू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बच्चे के द्वारा जो गलतियां की जाती हैं उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा छोटा कर दें जिससे सभी ऑप्शन आप लोग को दिखने लगे। चलिए उम्मीद है कि दिख रहा होगा आप लोग को। फटाफट बताइए यहाँ पे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न 28 नंबर का 128 का प्रश्न है, इसमें कौन सा वायु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 128 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। 6 वर्ष से 11 वर्ष के जो अवस्था में बालक होते हैं इनमें आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? चलिए आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ऑप्शन को पढ़ने के बाद। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, या फिर धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। नेक्स्ट साथ है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। मानसिक मंदता की यहाँ पे बात किया गया है जिसकी विशेषता नहीं पूछी गई है। तो यहाँ पे मानसिक जो मंदता है उसकी विशेषता जो नहीं है वो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसके साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण जो है यही एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के सबसे अच्छा तरीका होता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और रीजनिंग के 5 प्रश्न यहाँ पे आए हैं। रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग अब स्किप करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सर के द्वारा जो है इसको भी आपको क्लासों में इसका डेरिवेशन यानी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। साथ साथ कंप्यूटर के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। प्रथम कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? प्रथम कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया है ये बताइए फटाफट। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे डगलस एंजल वर्ट के द्वारा ये बनाया गया है माउस कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? जो बग होता है कोई प्रोग्राम में ये क्या कहलाता है? तो बग जो होती है ये त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट है, इस शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है?
चलिए बताइए फटाफट, इस शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बर्नार्ड लास्किन को माना जाता है, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में बोर्ड के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के किस आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्ट, स्मार्ट बोर्ड, टेलीविज़न या इन सभी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड जो इस समय है इस पे सबसे आधुनिक तकनीकी है ये, और इसी का प्रयोग भी किया जा रहा है इस समय वर्तमान में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, वेब आधारित सेमिनार को क्या कहा जाता है? वेब आधारित जो सेमिनार होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम लोग वेबिनार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्या कहा जाता है? वेबिनार कहा जाता है। साथ साथ जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि के 10 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे फटाफट कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब्राहम मैस्लो की। तो अब्राहम मैस्लो में मांग के सिद्धांत में कितने तत्व शामिल हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दो प्रकार से आप लोग को बना सकता है। यहाँ पे कह सकता है कि मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो मांग का सिद्धांत जो है अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और इसमें कितने तत्व हैं ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो बताइए कितने तत्व हैं? तो यहाँ पे 5 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है दंड व साधन। दंड व साधन जो है वो अवांछित कार्य के लिए दुखद भावना को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। तो यह कथन किसका है? चलिए फटाफट बताइए। ऑप्शन है आपका पावलोव, थॉर्नडाइक, थॉमसन या वेबर। 142 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थॉमसन बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉमसन के द्वारा कहा गया है कि दंड व साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को जोड़कर उससे दूर करने का प्रयास करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है अभिवृत्ति मापन के लिए जो तुलनात्मक निर्णय का नियम है वो किस सिद्धांत, उसके मतलब ये सिद्धांत किसने दिया था? 143 यानी 143 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे एल थर्स्ट ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, ये इन्हीं के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। और अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है प्रतियोगिता, अनुकरण, प्रशंसा और निंदा या ये सभी। तो यहाँ पे ये सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता भी जो है प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, साथ साथ अनुकरण भी है और प्रशंसा और निंदा भी होती है, इसलिए डी ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार, ध्यान दीजिएगा, या किसने कहा था कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है? बहुत अच्छे, ये तो क्लियर हो गया होगा। मूल प्रवृत्तियों की बात जहाँ पर आ जाती है वो तो आप लोग को मालूम ही हो गया है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे मैकडूगल बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। मैकडूगल के ही द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियों को भी बताया गया है, वो भी अभिप्रेरणा की व्याख्या के तहत। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? शिक्षण का अधिगम स्तर कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखिए विभेदीकरण स्तर, समझ, स्मृति या फिर चिंतनशील। तो यहाँ पे जो सही होगा वो आपका जो है विभेदीकरण बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट है कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता से कौन सा संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर संवेगिक चिंतन बिल्कुल सही ऑप्शन, ये जो है आपका सृजनात्मकता से संबंधित है। सी बिल्कुल सही होने के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न पे जब बढ़ेंगे तो इसमें है भौतिक स्वरूप वाला पुरस्कार कौन सा है? देखिए पुरस्कार दो प्रकार से होता है, एक भौतिक और एक प्राकृतिक। तो यहाँ पे भौतिक की बात किया गया है जिसको कृत्रिम कहा जाता है, कृत्रिम भी आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे 148 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चाहे वो पुस्तक हो, मेडल हो या ट्रॉफी हो, ये सभी जो है भौतिक या कृत्रिम जो है या जो है आप लोग इसको कह सकते हैं, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन सभी हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है संविधान की उद्देशिका में जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संविधान से लिया गया है। देखिए ये उद्देशिका में एक बार जो है संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्दों को जोड़ा गया है। और वो संविधान संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। साथ साथ इस प्रैक्टिस कार्ड ये आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया यूनिसेफ के अनुसार जीवन कौशल किस प्रकार का है?
जो जीवन कौशल है वो यूनिसेफ के अनुसार किस प्रकार से होता है? मनोसामाजिक कौशल, पारस्परिक कौशल या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे चाहे वो मनोसामाजिक हो चाहे पारस्परिक हो, ये दोनों प्रकार से यूनिसेफ के अनुसार जीवन कौशल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आप लोग बताइए कितने प्रश्न इसमें आपके सही हुए हैं, अपनी राय भी बताइएगा, हमारी वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।